हेलो एवरीवन, वेलकम टू भैया मैथ वाले। तो बच्चों, हमने अभी इंडेफिनिट इंटीग्रल को अच्छे तरीके से देख लिया और काफी कम टाइम में 1.5 घंटे में पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रल जो था बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लिया। बल्कि ये अलग बात है कि इंटीग्रल कैलकुलस इज वेरी फास्ट एंड बहुत कंसेप्चुअल चीजें होती है उसमें, बट एटीसी के लिए जितना चाहिए वो हमने 1.5 घंटे में देख लिया। दैट इज सफिशिएंट। अगर उतना आप समझ गए तो थोड़ा सा खुद की ओर से आइडिया लगा के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप बनाने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो आज के क्लास में जो हम पढ़ने वाले दैट इज बेसिकली व्हाट डेफिनिट इंटीग्रल। सो डेफिनिट इंटीग्रल ये एज कंपेयर टू आपका एज कंपेयर टू इंडेफिनिट इंटीग्रल इजी माना जाता है। डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। सो एज कंपेयर टू आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल इसको ज्यादा इजी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेस्ड होता है। सिंपल सी बात करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लेट्स से एफ ऑफ एक्स आता है प्लस सम कांस्टेंट सी आता है, लेट्स से, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं एक बार के लिए। चलो, आपको पता है क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी आता है, लेट्स से सम कांस्टेंट आता है। तो मैं बोल सकता हूं, और ये एफ ऑफ एक्स को क्या बोला जाता है? एंटी डेरिवेटिव। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं लिमिट दे दूं, इसको लोअर लिमिट बोला जाता है, इसको अपर लिमिट बोला जाता है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये जो आएगा मेरा दैट विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आएगा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है ना। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है। डन, क्लियर हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली गेट दिस पर्टिकुलर थिंग। एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमको पता है, एग्जांपल तो लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? मान लो एक बार के लिए मैं यहाँ पे लिमिट नहीं लगाता हूँ, ठीक है। अगर मैं लिमिट नहीं लगाऊंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? देखो, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन अगर मान लो कि मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लिमिट लगा देता हूँ, लेट्स से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, बट यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लिमिट लगा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 से लेकर मैंने 2 दे दिया, ठीक है। तो पता है इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 2x, और दैट विल बी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितना आ गया? 1 से लेकर 2। तो आप यहाँ पे 2 पुट करो, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4 इज 12 माइनस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। तो इट विल बी इक्वल्स टू 9। क्लियर हो गया? डन। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द डेफिनिट इंटीग्रल। ओके, हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, देखो ध्यान देना, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जब आप लिखते हो तो एफ ऑफ एक्स जो है वो ए से बी के बीच में वेल डिफाइंड होना चाहिए। बट ठीक है, आप टेंशन मत लो, एग्जाम में जो आपको दिया रहेगा वो वेल डिफाइंड ही होगा, क्योंकि इतना घुस के कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स ए से बी के बीच में वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। सो ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है ना, ये आपको देता है साइंड एरिया। क्या देता है? साइंड एरिया। और एक कंसेप्ट होता है जो आपका होता है ए से बी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपका देता है एरिया बाउंडेड बाय कर्व। एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व। इस बात को समझना जरा ध्यान से, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं यहां पे कि लेट्स से समझना इस बात को, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि ए से बी है एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है, ठीक है। सो अगर मैं लेट्स से यहाँ पे ले लेता हूं आपका -1 से 1 एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। सो आपको पता है इसका ग्राफ कैसा होता है? एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है? हमने देखा है कई बार, समथिंग लाइक दिस होता है, ठीक है। सो अगर मैं लेट्स से -1 से 1 तक लूँ तो मुझे पता है ये एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया नेगेटिव है। जितना ये एरिया आएगा आपका, उतना ही आपका ये वाला एरिया आएगा, दिस शेडेड पोर्शन, राइट। तो एरिया 0 आना चाहिए अलोंग एज पर दिस। क्यों? क्योंकि ये साइंड एरिया देता है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो होता है पॉजिटिव लेता है, एक्स एक्सिस के नीचे जो होता है उसको नेगेटिव लेता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? देखो, एक्स टू द पावर 4 कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1 टू द पावर 4 माइनस -1 टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 0, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड, राइट। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कितना हो जाएगा? अगर मैं आपको बोलूं कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कितना हो जाएगा, आपको क्या निकालना है? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो इन दैट केस आप क्या लिखोगे पता है? इन दैट केस आप बोलोगे ए टू बी मतलब -1 to 1, है ना। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालना है ना। तो ये एरिया हो जाएगा और ये एरिया हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? -1 से 1 एक्स क्यूब, और ये कितना हो जाएगा आपका? dx हो जाएगा, राइट। क्लियर हो गया? डन। तो यहाँ पे जो फंक्शन है ना उसका आप क्या ले लोगे? मॉड ले लोगे, समझे। एक्स क्यूब क्या कर दोगे? इसका मॉड ले लोगे। अगर जैसे आप मॉड ले लिए तो ये आपका कितना हो जाएगा पता है? 0 से लेकर 1, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप -1 से 0 तक ये कितना हो जाएगा पता है? नेगेटिव रहेगा, तो माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, और प्लस 0 से लेकर 1 तक ये पॉजिटिव रहेगा, तो एक्स क्यूब डी एक्स। अगर आप इसको इवाल्यूएट करोगे तो पता है कितना आएगा? माइनस ऑफ एक्स टू द पावर 4 कहाँ से कहाँ तक? -1 से 0, और ये कितना हो जाएगा? प्लस एक्स टू द पावर
4/4, अच्छा इंटीग्रेशन था ना तो यहाँ पे 4 भी आएगा ना, सॉरी यहाँ पे आपका x⁴ है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x³ तो x⁴4/4 आएगा ना, यहाँ पे 4 भी आएगा, ठीक है ना। तो ये इसको करेक्ट कर लेना। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ऐसे तो आंसर तो 0 ही आएगा। सो 1/4 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 0। आंसर तो 0 नीचे 4 एक छूट गया, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आप क्या कर लो, एक 4 लगा लो, यहाँ पे 4 लगा लो, ठीक है ना। और ये आपका कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक है, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, -0 पुट कर दो 0 हो जाएगा, माइनस पुट कर दो तो माइनस, आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो हियर इट विल बी 1। क्लियर हो गया, डन, समझ में आ रहा है। ये -1 आएगा ना, यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। 0 माइनस -1 इज -1, फिर प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/4 -0 आ जाएगा तो उसको रहने दो। तो कितना आ गया आपका 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2। समझ में आया। तो ये जो 1/2 आया उसने क्या किया, इस एरिया और इस एरिया को ऐड किया, उसका मैग्नीट्यूड को ऐड किया, है ना। तो जब आप एरिया अंडर द कर्व निकालते हो ना, तो आप मैग्नीट्यूड, आप एरिया को निकालते हो, कितना एरिया वो शेड कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया, एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया, सबको ऐड कर देगा, ठीक है। और जब आप इंटीग्रल करते हो, बस डेफिनेट इंटीग्रल, आप बोलते हो ना डेफिनेट इंटीग्रल dy/dx फ्रॉम a to b इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व। तो ये एरिया अंडर द कर्व जो होता है ना, वो साइंड एरिया होता है, आप समझ रहे हो। पॉजिटिव ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव, अकॉर्डिंगली बैलेंस करता है, नील गेट योर आंसर। बट जब आप मॉड लगा देते हो तो आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व मिलता है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, ठीक है। सो एरिया निकालने को बोला जाएगा मॉड लगाना फंक्शन में, मतलब आपको एरिया निकालना, कितना एरिया एनक्लोज करता है, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा सबको ऐड करो, सबट्रैक्ट मत करो उसका, है ना। और यहाँ पे जो रहेगा आपका, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लो, नेगेटिव है नेगेटिव लो, यू विल गेट द साइंड एरिया दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट था, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। सो ये था आपका बेसिक्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो अगर आपको इंडेफिनेट इंटीग्रल आता है तो बेसिक इंटीग्रल आप इसे हैंडल कर सकते हो, बट डेफिनेट इंटीग्रल जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो प्रॉपर्टी बेस्ड बनता है। चलो देखते हैं कि कैसे कैसे प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल में यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। मैंने पहले से लिख के रखा ताकि टाइम आपका शॉर्ट हो जाए, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, पहला प्रॉपर्टी क्या है, a से b f of x dx इक्वल्स टू a से b f of t। मतलब आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को आप चेंज कर सकते हो, है ना। x जो है यहाँ पे उसको आप t लिख सकते हो, t को p लिख सकते हो, p को m लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बस वेरिएबल तो चेंज करो। एरिया से क्या मतलब है, अगर मैं आपको बोलूँ कि लेट्स से ये वाला मेरा साइन एक्स का ग्राफ है और मुझे एरिया निकालना है 0 से लेकर पाई तक, या फिर मैं अगर आपको बोलूं कि ये मेरा साइन ऑफ टी का ग्राफ है और 0 से पाई तक मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया यहाँ पे जितना आएगा एरिया यहाँ पे भी तो उतना ही आएगा ना। सो एक्स लू या फिर मैं टी लू, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। फिर नेक्स्ट a से b f of x dx मतलब माइनस b से f of x dx, मतलब अगर आप a से b निकाल रहे हो तो अगर आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करते हो, b नीचे रखते हो a ऊपर रखते हो, तो नेगेटिव साइन से क्या हो जाएगा आपका एक मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। नेक्स्ट 0 से a f of x dx कितना होता है, 0 से f of a minus x dx, और a से b f of x dx इक्वल टू a से b f of b प्लस a minus x dx। इसमें आप बेसिकली क्या करो, दो ऑपरेशन अप्लाई करो। अगर कोई किसी का मैथ्स अगर अच्छा है, किसी को ग्राफ आता है, या फिर अगर कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है, तो उसने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा सिग्नल्स एंड सिस्टम। उसमें वो पढ़ता है कि इसका मतलब क्या होता है, इस ग्राफ को शिफ्ट किया गया है और रिवर्स किया गया है। तो अगर किसी को नहीं आता तो बस प्रॉपर्टी को याद रखो, और ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें फॉर्म होता है एटीसी के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वाला और ये वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एटीसी के लिए, ठीक है। और इन दोनों प्रॉपर्टी को बोला जाता है किंग्स प्रॉपर्टी। इसका रीज़न है इसको क्यों किंग्स प्रॉपर्टी बोला जाता है, ये आपको पूरा गूगल में नहीं मिलेगा, है ना। आप पूरा गूगल में सर्च कर लो कि इसको किंग्स प्रॉपर्टी क्यों बोला जाता है, आपको नहीं मिलेगा। आप टाइप करो गूगल में वाई किंग्स प्रॉपर्टी नोन एज द किंग्स प्रॉपर्टी, आपको पूरा गूगल में कुछ नहीं मिलेगा इसके बारे में, ठीक है। लेकिन जब मैं आगे क्लास कराऊंगा फुल कोर्स, तो मैं बात करूंगा कि क्यों इसको किंग्स प्रॉपर्टी बोला जाता है एंड व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज सो इंटरेस्टिंग एंड सो पावरफुल, ठीक है। ये आपको मैं बताऊंगा आने वाले टाइम पे, ठीक है। सो ये a से b हो जाएगा, ये a से b हो गया, f of b प्लस से आपको करना है माइनस एक्स करना। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या लग रहा है आपका, रिवर्सल का ऑपरेशन लग रहा है, ग्राफ को आप रिवर्स कर रहे हो, और एक ऑपरेशन क्या लग रहा है यहाँ पे, ग्राफ को आप शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उससे एरिया को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, a से b f of x मतलब आप a से c जा सकते हो, फिर आप c से b जा सकते हो, फिर आप a से c1 जाओ, c1 से c2, c2 से c3, फिर c3 से b जाओ, वो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका किसका प्रॉपर्टी है, इवन ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी है। अगर f of माइनस एक्स इक्वल टू f of x हो जाए, इसको बोला जाता है इवन फंक्शन। अगर f of माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f of x हो जाए, इसको बोला जाता है ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो इसको cos x, एग्जाम्पल के तौर पर इसको आप ले लो sin x,
साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है, कॉस एक्स क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। क्यों? ये जो साइन ऑफ माइनस एक्स करोगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स करोगे तो कॉस एक्स ही रहेगा वो, है ना, इसलिए इवन ऑड फंक्शन होता है। सो इवन फंक्शन में जब आप डेरिवेटिव करोगे माइनस ए से लेकर ए तक, तो 2 × 0 से ये हो जाएगा, और ऑड हो जाएगा तो 0। और ये प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से अगेन ये वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एटीसी में क्या करेगा, आपको एक ऑड फंक्शन दे देगा और उसको आपको निकालने को देगा इंटीग्रल माइनस ए से ए, तो आपको ध्यान रखना है कि उसका वैल्यू सीधा लिख दो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में आपको कहीं भी इंटीग्रल में 0 दिख जाए डेफिनेट इंटीग्रल में, तो एक बार आप जरूर इसके बारे में सोचना, जरूर इसके बारे में सोचना, ठीक है। नेक्स्ट सेम 0 से ट्वाइस से जो हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 × 0 से हाफ लिमिट प्रॉपर्टी बोला जाता है इसको। 0 से ट्वाइस एफ ऑफ एक्स डीएक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 × 0 से एफ ऑफ एक्स डीएक्स। कब? जब एफ ऑफ ट्वाइस से माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होगा, और अगर एफ ऑफ ट्वाइस से माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया, इन दैट केस इट विल बी 0। सो ये प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है एटीसी के लिए, ठीक है। उसके बाद से देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब इसको चेंज ऑफ लिमिट प्रॉपर्टी कहा जाता है, बट एटीसी के लिए ऐसा इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं बड़े कंसेप्चुअल बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो एटीसी के स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊपर है, तो इसका ये यूज नहीं होगा एटीसी में। मे बी डायरेक्ट फॉर्मूला से आपको दिख जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपको ये पता होना चाहिए रिजल्ट, है ना। ए से बी एफ, ये प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, चेंज ऑफ लिमिट प्रॉपर्टी। क्या करता है, ए से बी को, चाहे ए से और बी के जगह पे कुछ भी रहे, उसको वो 0 to 1 में कन्वर्ट कर सकता है, तो इसका यूज यही होता है। बट एटीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सबका प्रूफ है, बट प्रूफ में नहीं करा रहा, प्रूफ करके क्या करोगे, मतलब एक सप्ताह बचा एग्जाम के लिए, प्रूफ थोड़ी करते हैं ऐसे टाइम पे, राइट। फिर मैं क्वेश्चन लूंगा, मैं क्वेश्चन लेके हर प्रॉपर्टी पे कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपको मैं करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये सब जो है ना, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। क्या है ये जो चार आपको दिख रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी इन द सेंस क्या होता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे मेरे पास एक साइन एक्स ग्राफ है, ठीक है, तो ये क्या है, पीरियोडिक ग्राफ है। ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया। तो हमको पता है ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है, जैसे y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है, और हमको पता है कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो पीरियोडिक होता है, वो पीरियड 2 पाई। ये 2 पाई के साथ में क्या होता है, पीरियोडिक होता है, ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलूं कि 0 से एनटी, लेट्स से 0 से 5 टाइम पीरियड, है ना, तो एक टाइम पीरियड तो ये हो गया, है ना, एक टाइम पीरियड तो ये हो गया। सो अगर मुझे 0 से 5 टाइम्स तक करना पड़े तो क्यों ना मैं 5 टाइम्स ऑफ 0 से यहाँ तक कर दूं, यहाँ से यहाँ तक का मैं इंटीग्रल करके 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही तो बात होगा ना, फिर 5 बार करने का मतलब। तो ये होता है इसका मीनिंग। फिर a से a प्लस टी, आप समझ रहे हो, मतलब लेट्स से ये अगर a है, ये पॉइंट अगर a है, तो ये वाला पॉइंट a प्लस टी कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया बराबर ही आएगा ना, तो वो ये प्रॉपर्टी क्या है। तो लाइकवाइज a प्लस एन टी से b प्लस एन टी, आप a प्लस बी एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। तो सब ग्राफिकल प्रॉपर्टीज आपके, आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, अगर ये चारों आप लिखे हो तभी वैलिडिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, पीरियोडिक है। मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होना पड़ेगा। अगर ये होगा मतलब एफ ऑफ एक्स का अगर पीरियड है टी, तो ही ये सारे प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है, अदरवाइज कहीं पे भी लगा मत देना, है ना। पता चला पीरियोडिक फंक्शन नहीं है बट उसमें भी आप लगा दे रहे हो ये सब प्रॉपर्टी, तो निपट जाओगे, ठीक है। तो ये सब जिसके लिए वैलिड है वो क्या है आपका, पीरियोडिक प्रॉपर्टी के लिए वैलिड है। पीरियोडिक मतलब क्या होता है, जो खुद को रिपीट करता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद आपका एम से लेकर एन हो गया, तो एम से लेकर जब एन करोगे तो एफ ऑफ एक्स एन माइनस एन 0 से टी एफ ऑफ एक्स, ये सब ग्राफिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये सब यूज होगा, चांसेस कम है इसके। नेक्स्ट इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। देखो ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी से माइनस ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपका, लेट्स से अगर मैं बोलूँ ये किसका ग्राफ है, तो आप बोलोगे सर ये e टू द पावर एक्स का ग्राफ है, ठीक है। फिर अगर मैं आपको बोलूँ कि ये बेटा किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, तो आप बोलोगे ये तो e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे कि लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये आपका ए था, ये आपका बी था, तो ये एरिया कितना आएगा, ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, होगा कि नहीं होगा, इसको एफ ऑफ एक्स मान लो। अगर ये आपका एफ ऑफ एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा ना, क्लियर। तो आप सेम अगर देखोगे ध्यान से ना, सेम अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर ये बी है तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, दिस इज माइनस ए, और ये कितना आ जाएगा आपका माइनस बी। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, बोलो व्हाट इज दिस एरिया, ये एरिया हो जाएगा माइनस बी से माइनस ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, और दोनों तो बराबर ही है ना, ये जितना आएगा ये भी उतना आएगा ना। तो ये देख लो सारे जो प्रॉपर्टीज है ना, ये बहुत ही मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज है। मतलब अगर आप इसको ग्राफ से समझना चाहो तो ऑल द प्रॉपर्टीज मेक सेंस। पूरा का पूरा प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर आप ग्राफ के साथ में, अगर ग्राफ को आप छेड़छाड़ नहीं किए, चाहे आप उसको शिफ्ट करो या कुछ भी करो, इस तरीके का चीज करो, आज उसको घुमा दो, तो जो एरिया है वो नहीं बदलता है। तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी यही सब बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट यू नीड टू नो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप सो आपने सारे प्रॉपर्टी को नोट कर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप मेरे से पूछोगे सर किसी को मैथ्स आता है उसके तो बड़ा आसान नहीं है, जिसको नहीं आता है तो मैं बोलूंगा कि आपको क्या क्या याद रखना, ध्यान देना।
आपको ये प्रॉपर्टी आपके लिए ट्रिवियल है, इतना यूज नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चांसेस 99% है कि इस पे क्वेश्चन आएंगे, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन आएगा, क्यों? क्योंकि इस पे आपका मॉड फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, है ना, इस पे मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन आता है, मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन आता है, इंटरवल को ब्रेक करना पड़ता है। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। फिर इसमें आपका ऑड इवन वाला पार्ट में इंपॉर्टेंट होता है, तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है आपके पास में। फिर देन ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद से ये इंपॉर्टेंट होता है एंट्रेंस के एग्जाम के लिए, टफ अच्छा है जीडब्ल्यू वगैरह के लिए, बट एटीसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सच। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपका यूज हो सकता है, आपको डायरेक्ट पूछ लेगा, इनमें से कुछ एक दे देगा, दिस इज इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा दे सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और उसके बाद से ये प्रॉपर्टी भी आपसे पूछ सकता है मे बी, है ना, तो बस आपको ध्यान में रखना है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने टिक कर दिया, आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये सब क्लियर हो गया तो चलो हम नेक्स्ट क्या करते हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, और एक वालिस फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे एटीसी ने क्वेश्चन पूछा है, तो वालिस फॉर्मूला आपको जानना है, और उसके बाद में आपको लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन जानना है। तो ये दो कंसेप्ट आपको जानना है और क्वेश्चन जानना है। तो चलो फिर मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन जैसे थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको क्या दे दूंगा, वालिस फॉर्मूला भी दिखा दूंगा कैसे यूज होता है वालिस फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन आया है उसमें से। और उसके बाद लेबनीज रूल भी बात कर लेंगे, विच इज यूज फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। तो दोनों कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एटीसी के लिए, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे तरीके से देख लेना, तब एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूट सकता है, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल। हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, एक डेफिनेट इंटीग्रल निकालने को दिया गया, 0 से पाई बाई 2 10 टू द पावर 7x बाय cot टू द पावर 7x प्लस 10 टू द पावर 7x। आपको पता है cot और 10 क्या होता है, को फंक्शन होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं, राइट। और यहाँ पे आपका पाई बाई 2 दिया गया, तो ये आपको हिंट दे रहा है कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस पे बेस्ड होगा, आपका किंग्स प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा। तो देखो इसको मैं बोल देता हूँ आई इज इक्वल टू कितना है आपका, 0 से लेकर पाई बाई 2। इसको मैं कर देता हूँ कॉपी यहाँ पे, है ना, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी यहाँ पे। तो ये मेरा कितना है आपका, आई का वैल्यू है, ठीक है, ये आपका क्या है, आई का वैल्यू है, ठीक है। आई का वैल्यू अगर ये है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, जो आई होगा आई, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 10 टू द पावर 7 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है ना, cot टू द पावर 7 पाई बाई 2 माइनस एक्स। किंग्स प्रॉपर्टी याद होगा आपको, लिखाया था मैंने, 10 टू द पावर 7 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये आपका कितना हो गया, dx हो गया, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपका cot टू द पावर 7x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7x प्लस cot टू द पावर 7x dx, ठीक है। आप देखो आपके पास में ये भी आई है और ये भी क्या है, आपके पास में आई है, तो अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो आपका काम आसान हो गया, है ना। तो 2i जनरली आपका जो किंग्स प्रॉपर्टी होता है वो इसी फॉर्मेट में आता है, आई लिखते हो फिर आई लिखते हो, दोनों को ऐड करते हो। अगर दोनों को ऐड करोगे तो 0 टू पाई बाई 2 और हमेशा याद रखना, जब आप इंटीग्रांड को ऐड करते हो ना, तो इन दैट केस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों में सेम होना चाहिए। अगर इसमें अलग है इसमें अलग है तो आप ऐड नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये देखो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 7x प्लस cot टू द पावर 7x, नीचे में भी सेम आ जाएगा, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 1 dx, समझ जाए ना, cot टू द पावर 7x प्लस 10 टू द पावर 7x डिवाइडेड बाय cot टू द पावर 7x प्लस 10 टू द पावर 7x, 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, तो ये आपका हो गया पाई बाई 2, कितना, 2i। लेकिन ध्यान रखना ऑप्शन में पाई बाई 2 भी होगा, लेकिन आपका आंसर पाई बाई 2, आपको 2i थोड़ी निकालना है, आपको निकालना है i। तो i कितना हो जाएगा आपका, पाई बाई 4। आप में से बहुत लोग एग्जाम में गलती करेंगे, एकदम ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आपको ये 2i आ रहा है, राइट, तो आपको केयरफुल रहना कि आपको i निकालना है, 2i नहीं निकालना है। तो दिस इज हाउ आपका क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है किंग्स प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कहता है, देखो इंटीग्रेशन 2 से लेकर 8 तक रूट ओवर 10 माइनस एक्स रूट ओवर एक्स प्लस अंडर रूट 10 माइनस एक्स dx, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना स्क्वायर रूट का, यह हमेशा किंग्स प्रॉपर्टी होता है। जब भी स्क्वायर रूट होगा, कई बार रेशनलाइजेशन कई बार यूज होता है, लेकिन मैक्सिमम केस में किंग्स प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी देखो 2 प्लस 8 मिलकर 10 हो रहा है, तो आपको आइडिया क्लियर है कि किंग्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आप चेक करो किंग्स प्रॉपर्टी कैसे यूज होता है। यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा i इज इक्वल्स टू 2 से लेकर 8 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर 10 माइनस एक्स dx। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो i इज इक्वल्स टू, है ना, मैं लिख सकता हूँ फिर i इज इक्वल्स टू 2 से लेकर 8 तक, ये कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस एक्स की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा आपका 10 माइनस एक्स, है ना, 8 प्लस 2 माइनस एक्स,
डिवाइडेड बाय इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं 10 माइनस एक्स, डिवाइडेड इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा 10 माइनस एक्स dx। ठीक है, सो ये मेरा कितना आ गया, देखो ध्यान दो, ये कितना आ गया आपका 2 से लेकर 8 तक, ये 10 माइनस एक्स रूट ओवर एक्स आ जाएगा। ये नीचे में कितना आ जाएगा रूट ओवर 10 माइनस एक्स इंटू या प्लस है, प्लस था ना यहाँ पे प्लस था, ठीक है। सो प्लस ये कितना हो जाएगा आपका रूट एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, फिर सेम करोगे आप यहाँ पे 2i ऐड करोगे ना, सो 2i आपका कितना हो जाएगा, देखो 2i ऊपर में रूट एक्स और यहाँ पे रूट 10 माइनस एक्स, दोनों को ऐड करोगे नीचे में कितना आ जाएगा रूट एक्स रूट 10 माइनस एक्स, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका, देखो 2 से लेकर 8 दिस विल बी 1 dx, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2i कितना आ जाएगा आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x 2 से लेकर 8 दैट विल बी इक्वल टू 8 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6। सो देयरफॉर i का वैल्यू कितना आ गया 3। तो इसका आंसर जो आएगा, इसका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 3। ये क्या दे रहा है आपका, इसका कुछ ना कुछ तो ग्राफ होगा ना, उस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व 2 से लेकर 8 तक। एरिया अंडर द कर्व मतलब साइंड एरिया, रिमेंबर साइंड एरिया, ठीक है ना, ये कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना, एटीसी में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 0 से लेकर π/4 रूट ओवर 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है, सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान दो, अगर आप यहाँ पे π/4 ये करते हो, किंग्स प्रॉपर्टी का अप्लाई करते हो, तो आपको कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि i का वैल्यू 1 प्लस साइन 2x आएगा, और फिर से अगर आप किंग्स प्रॉपर्टी लगा दोगे तो 2 इंटू π/4 माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका π/4 माइनस 2x, फिर उससे आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, है ना। π/4 माइनस 2x ही आएगा ना, हाँ π/4 माइनस एक्स आएगा, तो π/2 माइनस 2x आएगा, तो π/2 माइनस 2x मतलब cos 2x आ जाएगा। तो फिर i का वैल्यू 1 प्लस cos 2x आ जाएगा, जिससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोच सकते हैं हम, देखो 0 से लेकर π/4, क्योंकि ये 1 है तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को क्या लिख सकता हूँ प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0 से लेकर π/4, इसको मैं लिखूंगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट और यहाँ पे dx, राइट। लेकिन आपको पता है रूट ओवर समथिंग का स्क्वायर कितना होता है, मॉड ऑफ दिस। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0/π/4, ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। लेकिन आपको पता है 0 से π/4 तक ये भी पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव होता है, तो आप मॉड को सीधा हटा दो, तो कितना हो जाएगा 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब आप इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है माइनस कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर π/4 तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना होता है साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर π/4 तक। तो आंसर कितना आ जाएगा देखो, है ना, cos 0 माइनस cos π/4 मतलब 1 माइनस 1/√2 हो जाएगा, प्लस साइन π/4 मतलब √2 आई मीन 1/√2 माइनस 0 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका कितना आ गया √2 माइनस 1/√2 इंटू 1 प्लस 1/√2, राइट। तो ये आ जाएगा आपका √2 माइनस 1 प्लस 1 0, तो √2/√2 मतलब 1 आ जाएगा, यस। तो इंटीग्रेशन कितना आ गया 1 आ गया आपका, ठीक है। सो आंसर चेक कर लो, आंसर कितना है आपका परफेक्टली 1 आ गया। तो आंसर भी आपका क्या हो रहा है मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका परफेक्टली क्या आ गया आंसर आ गया यहाँ पे, क्लियर हो गया, डन। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे हैंडल करना है। 1 और साइन 2x जब भी साथ में दिखेगा ये वाला कई बार यूज होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि यूज हो, बट कई बार आपका क्या होता है यूज होता है, ठीक है, डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखो, हाँ आपको दिया गया है 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ पे आपके पास में dx है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो सॉल्यूशन है ना। आप देखो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन समझ में आ नहीं रहा है खास। अगर आप साइन स्क्वायर एक्स और साइन प्लस कॉस एक्स को देखोगे तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, ऐसा तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर आप किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो ना,
तो ये किस में बदल जाएगा आपका, cos स्क्वायर x में बदल जाएगा और नीचे sin x प्लस cos x ही रहेगा, और जब ऐड करोगे तो ऊपर में 1 आ जाएगा, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है किंग्स प्रॉपर्टी से। तो अप्लाई करके देखते हैं। सो i का वैल्यू कितना है आपका, देखो 0 से लेकर π/2 sin स्क्वायर x बाय sin x प्लस cos x dx। जनरली जब 0 से लेकर π/2 हो और फंक्शन क्या हो, को फंक्शन हो, को फंक्शन मतलब tan cot sin cos और cosec और sec, इसको को फंक्शन कहा जाता है। को फंक्शन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, दे आर एसोसिएटेड बाय द एंगल ऑफ π/2, राइट। तो किंग्स प्रॉपर्टी यूज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। सो आई का वैल्यू मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 0 से लेकर π/2, किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करो, साइन कितना हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos स्क्वायर एक्स, ये साइन π/2 माइनस एक्स मतलब cos x प्लस cos का कितना हो जाएगा आपका sin x dx, ठीक है। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो 2i कितना आ जाएगा, देखो 2i 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा आपका cos x प्लस sin x dx। हो गया, डन, देख लो, क्लियर है, नो इश्यू यहाँ पे। अब नेक्स्ट में क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √2 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है मैं वही बता दे रहा हूँ, अदरवाइज आपको लगेगा ना कि सर आपको आइडिया कहाँ से आया। देखो कभी भी अगर sin x प्लस cos x को अगर आपको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लेके जाना हो, ये तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, एक साइन और cos है, अगर आप एक में ही लेके जाना चाहते हो तो आप ये करते हो। क्यों पता है आपको, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 0 से लेकर π/2 1/√2, और ये पता है कितना हो जाएगा cos ऑफ x माइनस π/4 dx। समझ में आया क्यों करते हो, दैट इज द रीजन आप इसको करते हो, ठीक है। सो √2 को मैं इधर लेके जाता हूं तो 2√2i कितना हो जाएगा 0 से लेकर π/2, cos को ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा आपका sec ऑफ x माइनस π/4 dx। हो गया, डन, देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ sec x तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कितना हो जाएगा आपका log ऑफ sec ऑफ x माइनस π/4 प्लस tan ऑफ x माइनस π/4, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया, है ना, 0 से कहां तक π/2 तक, है ना। तो मैं सीधा इंटीग्रेशन का लिमिट पुट कर देता हूं 0 से लेकर π/2 तक। क्लियर हो गया, डन। इंटीग्रेशन ऑफ sec x कितना है, log ऑफ sec x प्लस tan x। क्लियर हो गया, एक्सक्यूज मी। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x कितना होता है आपका, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx कितना होता है आपका log ऑफ sec x प्लस tan x, ठीक है, डन। सो अब मैं यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ 0 से π/2, ठीक है। अगर 0 से π/2 पुट करूंगा तो ये 2√2i है, ठीक है ना। सो i का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो i का वैल्यू 1/2√2। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो log ऑफ कितना आएगा, देखो log ऑफ sec π/2 पुट करो पहले, π/2 माइनस π/4 कितना हो जाएगा log ऑफ sec π/2 माइनस π/4 मतलब π/4 प्लस tan ऑफ π/4, ठीक है, डन। फिर माइनस आ जाएगा log ऑफ sec ऑफ माइनस π/4, यहाँ पे 0 बिठा दोगे तो प्लस tan ऑफ माइनस π/4, यही आएगा, देख लो, परफेक्ट है एकदम, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 1/2√2 log ऑफ sec π/4, तो log ऑफ sec π/4 कितना हो जाएगा आपका √2 और tan π/4 का वैल्यू 1, है ना। और ये माइनस हो जाएगा log ऑफ sec ऑफ माइनस π/4 का भी वैल्यू √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -1, ठीक है, डन। सो ये कितना हो जाएगा 1/2√2 log ऑफ log m माइनस log n कितना होता है √2 प्लस 1/√2 माइनस 1। क्लियर हो गया, डन, समझ में आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसको क्या कर सकता हूँ, रेस्लाइज कर सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा आपका, रेस्लाइज करोगे तो 1/2√2 log ऑफ √2 प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 1, ठीक है। फिर ये 2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/√2 log ऑफ √2 प्लस 1। क्लियर हो गया, सो दिस शुड बी योर आंसर। तो ये आपका क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि चीजें किस तरीके से होती है,
है ना। ऐसा नहीं कि 80 में आ नहीं सकते, आ सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपका 30 to 40 सेकंड में सॉल्व हो जाए। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो 1-1.5 मिनट लग जाए, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं पेपर में। तो आप एकदम ऐसे मत जाना कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं जो 1-2 मिनट लग जाए, ऐसा हो भी सकता है पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। एप्टी में भी हो सकता है, रीजनिंग में भी हो सकता है, बट टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आपको टाइम लगेगा तो सबको टाइम लगेगा, राइट। और अगर कोई कम टाइम में कर ले रहा है तो डिजर्विंग कैंडिडेट है, फिर आप उसमें क्या कर सकते हो। अगर कोई डिजर्विंग है तो है ना, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, राइट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आप इसे कॉपी कर लेना है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है मॉड पे। तो मैं आपको सारा टाइप दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे चीजें आती है। -1 से 2 f of x dx, है ना, वेयर f of x इक्वल्स टू आपको दिया गया f of x इज इक्वल्स टू mod of x प्लस 1 प्लस mod of x प्लस mod of x माइनस 1, ठीक है। तो इसको आप कैसे हैंडल करोगे, देखो ये बड़ा सिंपल सा चीज होता है। आपको बस यहाँ पे ना इंटरवल्स में ब्रेक करना। आपने प्रॉपर्टी सीखा था ना, a से b, b से a से c, a से c1, c1 से c2, c2 से c3 फिर b, तो वो सब ना ऐसे मॉड में यूज होता है। तो पहले हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा पता है, f of x को लिखना पड़ेगा। अगर आप f of x लिख दिए तो आपका काम खत्म। तो पहले हम f of x को लिखते हैं। तो f of x क्या होगा, देखो f of x कैसे लिखा जाता है, देखो ध्यान देना। ऐसे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए वी यूज एन टेक्निक। टेक्निक क्या है कि आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। कितने हैं, 1 2 3 है ना, तो आप 3 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अगर आप इसमें मॉड का नेचर चेक करोगे तो इसमें इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा, -1, मतलब -1 से बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो -1 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। इसमें कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दो। इसमें कितना है, 1 पे है, तो इसमें 1 लिख दो, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है x प्लस 1 जो है, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। x प्लस 1 जो है वो पॉजिटिव कब होगा, -1 के बाद, और -1 के पहले ये नेगेटिव रहेगा, राइट। तो ग्राफ कैसा बनेगा आपको पता है, ऐसा बनेगा। इसको मेथड ऑफ इंटरवल्स कहा जाता है। फिर 0 के लिए कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। फिर 1 के लिए कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। समझ में आ गया, डन। अब इससे आपको बेनिफिट क्या मिला, ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नीचे जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे आपका नेगेटिव। तो बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये वाला मैं ऐसे 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 डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे 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 डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। सो अगर आप देखोगे ध्यान से, है ना ठीक है, आपको कहां से कहां तक चेक करना है, -1 से 2 तक चेक करना है, राइट। सो आपको -1 से 2 तक चेक करना है, ठीक है। -1 से 2 तक चेक करना है, मतलब आपको इस जोन में चेक करना है, इस जोन में चेक करना है, और इस जोन में चेक करना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अगर आपको f of x लिखना है, f of x कैसे लिखोगे आप देखो। अगर मैं बोलूं कि जब जब x आपका -1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू कितना है आपका 0 है, लेट्स से, ठीक है। -1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू क्या है आपका 0 है। तो इन तब तक आपका ग्राफ क्या होगा, देखो, है ना, तब तक आपका ग्राफ कितना आएगा। इन दैट केस आपका जो ग्राफ आएगा दैट विल बी -1 के साथ आप बराबर भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो -1 के साथ जब आप लोगे, है ना, और -1 से आप 0 पे आप ये कर दो, ओपन कर दो, ठीक है, 0 पे ओपन कर दो। सो कितना हो जाएगा, -1 जब जब x आपका -1 से 0 तक रहेगा, -1 से 0 तक मतलब यहाँ पे, तो ये वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होगा x प्लस 1, ये नेगेटिव होगा तो -x, और ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा +1 माइनस x। समझ में आया। फिर नेक्स्ट, अगर आप देखोगे कहां से कहां तक, 0 लेस देन x लेस देन 1, सो 0 से लेकर x तक क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, राइट। तो ये पॉजिटिव मतलब x प्लस 1, ये पॉजिटिव मतलब x, और ये क्या है आपका नेगेटिव है। तो अगर ये नेगेटिव है तो आप कैसे लिखोगे इसको, +1 माइनस x। थर्ड, 1 से लेकर x से लेकर आपका कहां तक आएगा, 2 तक आएगा, राइट। सो इन दिस के साथ क्या लिखोगे, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक तीनों के तीनों पॉजिटिव है, तो कितना हो जाएगा आपका थ्राइस x, है ना। ऐसे लिख देता हूं मैं, ब्रेक कर देता हूं, आपको समझ में आएगा। x प्लस 1 पॉजिटिव प्लस x प्लस x माइनस 1। ये सब मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो mod x होता है दैट इज इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये आपका -x व्हेन x इज लेस देन 0। ये mod का डेफिनेशन है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस। क्लियर हो गया, डन। अगर मान लो आपके पास में कुछ ऐसा है, mod ऑफ x प्लस a है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, x प्लस a लिखूंगा। कब, जब x प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, माइनस ऑफ x प्लस a, कब, व्हेन x प्लस a लेस देन 0, मतलब x इज लेस देन माइनस a।
ये मॉड का कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। ओके तो ये कितना हो गया आपका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो गया आपका x और x ये कैंसिल हो गया, ये माइनस एक्स है, ये 2 आया, तो 2 माइनस एक्स कब कब, -1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 0, और यहाँ पे x x x ये कैंसिल और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस एक्स कब, जब आपका 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 से लेकर 2 तक क्या हो जाएगा आपका, देखो थ्राइस एक्स और ये कैंसिल, तो ये आपका थ्राइस एक्स हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2। इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है आपको, ये ना इक्वालिटी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर आप चेक करोगे 0 पे देखो 2 आएगा, 0 प्लस पे भी कितना आएगा 2 आएगा, और 0 पे भी 2 आएगा, और यहाँ पे देखो 1 माइनस पे 2 आएगा, 3 आएगा, सॉरी 1 माइनस पे 3 आएगा, 1 प्लस पे 3 आएगा, और 1 पे भी 3 आएगा, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको वैसे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इक्वालिटी साइन कहाँ आएगा नहीं आएगा, समझ, तो कंसेप्ट कहते हैं, आपका जितना अच्छा कंसेप्ट रहेगा उतना फटाफट डील कर लोगे, ठीक है। अब हम इंटीग्रल करने के लिए रेडी है। सो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक ब्रेक होगा, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2, है ना। सो इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, -1 से 0, -1 से 0 के बीच में एफ ऑफ एक्स क्या है, 2 माइनस एक्स है dx प्लस 0 से 1 तक ब्रेक होगा, 0 से 1 तक फंक्शन क्या है 2 प्लस एक्स है dx, फिर कहाँ से कहाँ तक ब्रेक होगा आपका 1 से लेकर 2 तक, वहाँ पे फंक्शन क्या है 3x dx हो गया। अब तो ये बहुत आसान, अब तो आप कर ही सकते हो, नहीं कितना हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, ऐसे लिख दो बॉक्स बना के, -1 से 0, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 1 तक, प्लस 3x स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 2 तक। आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो आंसर जो आना चाहिए वो 19/2 आना चाहिए, 19/2 आना चाहिए आपका, ठीक है। अगर 19/2 आ रहा है तो आपका आंसर फिर करेक्ट है, ठीक है। सो ये आपका आंसर होना चाहिए, तो उसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो बहुत सिंपल है, नहीं तो कैलकुलेट कर ही पाओगे आप, ठीक है, डन। तो दिस इज हाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड बी सॉल्व, आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाता है, क्वेश्चन आपको दिया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस सी से लेकर b प्लस सी तक है f ऑफ x dx, इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, a से b f ऑफ x माइनस सी dx। जिसका कंसेप्ट अच्छा हो तो देख के ही बता देगा, जिसका कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छा है वो देख के ही बता देगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको नहीं लिखाया था, है ना, ये एक प्रॉपर्टी है जो मैं आपको नहीं लिखाया था, जिसको ग्राफ का अच्छा आइडिया है वो देखते ही बता देगा इसको। क्लियर हो गया, डन। आपको पूछा गया कि इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर इक्वल है, तो आप इस पे सिंपल सा क्या करो, देखो आपको पता क्या करो, यहाँ पे आपको दिया गया ना i इज इक्वल्स टू a प्लस सी से b प्लस सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप क्या करो, x इज इक्वल्स टू a प्लस सी b प्लस सी, राइट, तो लेट्स से इट इज सम t प्लस सी, सो dx कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। और देखो जब x का वैल्यू आप a प्लस सी लोगे, है ना, तो t का वैल्यू कितना आएगा आपका a आएगा, और जब x का वैल्यू आप b प्लस सी लोगे तो t का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे b आएगा। देखो यहाँ पे कितना पुट करोगे, b प्लस सी पुट करो, सी सी कैंसिल, t इक्वल्स टू b आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन कितना बन गया, i इज इक्वल्स टू a प्लस सी बन गया आपका कितना a, और b प्लस सी बन गया b, और f ऑफ x, अब x को आपने क्या लिया था, x को आपने क्या लिया था t प्लस सी लिया था, तो x को आपने t प्लस सी ले लिया, और dx को क्या लिया आपने dt, आ गया ना, खत्म आपका काम। लेकिन आपने पहला प्रॉपर्टी क्या देखा था डेफिनेट इंटीग्रल का, याद करो, डेफिनेट इंटीग्रल का पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ये t है तो आप इसको किसी भी वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हो, p x y z जिससे करना है करो, तो ये कितना हो जाएगा आपका a से b f ऑफ x प्लस सी dt। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, दिस वन बी। अगर किसी को ग्राफ का अच्छा आइडिया तो आपको पता है यार, ये a प्लस सी से b प्लस सी कर रहा हूं तो क्या कर रहा है, जो इंटीग्रेशन लिया जा रहा था उसको थोड़ा सा पीछे किया, तो आप ग्राफ को क्या करोगे, पीछे कर दोगे शिफ्ट। x प्लस सी क्या है आपका, लेफ्ट शिफ्ट है, अगर c पॉजिटिव क्वांटिटी है तो लेफ्ट शिफ्ट, c नेगेटिव क्वांटिटी है तो राइट शिफ्ट, खत्म। तो ग्राफ को शिफ्टिंग कर रहे हो बस, और कुछ नहीं है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ये। अगर किसी को आइडिया है तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, किसी को आइडिया नहीं है तो ये देख लो, ऐसे होता है। और अगर किसी को अच्छा आइडिया है मैथ्स का तो समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन इतना कम टाइम में इतना डिटेल में बात नहीं की जा सकती है, और ठीक है आप बस इसको ध्यान रखो कि ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे b प्लस सी दी जाएगा तो x को t प्लस सी से रिप्लेस करना, यहाँ पे b माइनस सी रहेगा तो x को t माइनस सी से रिप्लेस करना, सेम थिंग, डन, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है आपका -1 से 1 एक्स क्यूब प्लस मॉड एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 1 dx, है ना। इसका वैल्यू आपसे पूछा है कितना होगा, ठीक है, इसका वैल्यू आपसे पूछा है कितना होगा। सॉल्यूशन ऑप्शन रहेंगे आपका उसमें, डोंट वरी, एग्जाम में ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये क्या है पता है, इसमें हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इवन ऑड का। कैसे, देखो क्योंकि ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, और इंटरेस्टिंग बात क्या पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे -1 से 1, ठीक है, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 1 dx प्लस -1 से 1 मॉड एक्स प्लस 1 बाय, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 1 dx। और आपको याद होगा कि हम लोग एक्स स्क्वायर को हम लोग मॉड एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, है ना, अगर मैं बोलूँ इसके बारे में, देखो ध्यान से, है ना, अगर मैं इसको f ऑफ x लेता हूँ तो पता है यहाँ पे f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x हो रहा है। मतलब ये जो फंक्शन आपको दिख रही है ऑड है, क्यों, क्योंकि जब आप x को -x से रिप्लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ही रहेगा। ये मॉड है, मॉड ऑफ -x कितना होता है, मॉड ऑफ -x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी मॉड x हो जाएगा और यहाँ से नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन में जब आप -a से a तक इंटीग्रेट करते हो वैल्यू कितना आता है, 0 आता है, तो इसका वैल्यू तो 0 हो गया। और अगर इसमें देखोगे ना तो ये f ऑफ -x कितना आ रहा है आपका, f ऑफ x आ रहा है। मतलब ये क्या है आपका, एक इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन है तो हमने प्रॉपर्टी क्या यूज किया था, -a से a है तो 2 इंटू 0 से a कर देंगे हम लोग। तो एक फाइनली कितना आ जाएगा a का वैल्यू, ये तो 0 हो गया और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0 से लेकर 1, है ना, 2 इंटू 0 से लेकर 1, और ये हो जाएगा मॉड एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय मॉड एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कर दूंगा मैं dx, ठीक है। सो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 से 1, ये एक तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय मॉड एक्स प्लस 1 dx। लेकिन आपको पता है x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, तो मॉड एक्स को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, x से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये 2 हो गया, 0 से 1, 1 बाय एक्स प्लस 1 dx। बट x प्लस 1 का डेरिवेटिव आपको पता है ये कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ ln x प्लस 1, और ये कहाँ से कहाँ तक है आपका, 0 से लेकर 1 तक है, राइट। सो कितना आ जाएगा, 2 ln 1 प्लस 1 ln 2। सो ये आपका आंसर आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 बिठाओगे तो ln 1 का वैल्यू 0 होता है, सो 2 ln 2 आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन कितना है, 2 ln 2, परफेक्ट, परफेक्टली आपका आंसर आ गया, डन। तो इस तरीके से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ पूरा 80 लेवल का है। किंग्स प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन मैंने आपको दिखा दिया, इवन आउट का प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन दिखा दिया, कैसे आपका इंटरवल को ब्रेक किया जाता है मॉडुलस में, ये भी दिखा दिया आपको। तो इतना अगर आपको आता है तो फिर आप 80 क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, ठीक है, डन हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, एक दो और वेराइटीज देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग वालिस फॉर्मूला देखेंगे, लेबनिज रूल देखेंगे, एंड देन आफ्टर दैट योर सिलेबस इज कंप्लीटेड फॉर डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल, अच्छा ये क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे आप लोग, है ना, ये मैं आपको लेबनिज रूल में करा दूंगा, ये क्वेश्चन अभी आप लोग नहीं कर पाओगे। मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है 0 से 1 e to the power t by 1 plus t dt is equals to a, देन, है ना, देन 0 से 1 e to the power t by 1 plus t का होल स्क्वायर dt, इसका वैल्यू कितना होगा, है ना, इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। देखो सॉल्यूशन है ना, इससे मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे क्या है 1 प्लस टी है, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कब पॉसिबल है, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो मैं इसमें बाय पार्ट्स लगाता हूँ, बाय पार्ट्स लगाने से क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t बाय 1 प्लस टी dt, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो 1 बाय 1 प्लस टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज e टू द पावर t माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये कितना हो जाएगा, -1 बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर, है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये dt हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय 1 प्लस टी ई टू द पावर टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर ई टू द पावर टी dt, हो गया, डन। लेकिन इसका वैल्यू आपको कितना दिया गया है, a दिया गया, तो मैं लिमिट पास कर देता हूँ यहाँ पे, लिमिट को लगा दो, 0 से लेकर 1 लगा दो,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 से लेकर 1 और यहाँ पे 0 से लेकर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू आपको दिया गया है a, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया आपका e टू द पावर t बाय 1 प्लस t, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 1 प्लस 0 से लेकर 1 e टू द पावर t बाय 1 प्लस t का स्क्वायर dt। हो गया डन। अब ये तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। इसका वैल्यू आपको चाहिए था, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर 0 से लेकर 1 e टू द पावर t बाय 1 प्लस t का स्क्वायर dt। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो a हो जाएगा माइनस e टू द पावर t बाय 1 प्लस t 0 से लेकर 1, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस ये हो जाएगा आपका e बाई 2 और फिर आप 0 बिठा दोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस 1 माइनस e बाई 2, ये आपका ऑप्शन में रहेगा। समझ में? सो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, ये भी एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिखा दिया। तो आपको एकदम रेडी रहना है, अच्छे तरीके से आपको तैयार रहना है, जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बनना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द वैरायटी जो मैंने आपको दिखा दिया। तो चलो आगे हम लोग कुछ और 2-4 क्वेश्चन करते हैं। अब अभी तो देख लिया आपने, तो वालिस फॉर्मूला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेबनिज रूल भी दिखा देता हूँ आपको मैं, है ना, डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, वो भी इंपॉर्टेंट है, छोटा-छोटा क्वेश्चन उससे भी बन सकता है। तो वो दोनों टॉपिक दिखाने के बाद आपका डेफिनेट इंटीग्रल बेसिक लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा, जो एटीसी के लिए सफिशिएंट है। ओके, तो चलो फिर कुछ नए क्वेश्चन और भी कर लेते हैं हम लोग। ओके, सो नाउ वी हैव द वालिस फॉर्मूला। वालिस फॉर्मूला क्या कहता है कि 0 से लेकर पाई बाय 2 तक आपको जब sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx जब इंटीग्रेट करने को दिया जाए, ध्यान रखना m और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या है, m और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। इन दैट केस जो फॉर्मूला बनेगा m-1 m-3 m-5 डॉट डॉट 2 और 1। इसका मतलब क्या है, ये जो चलेगा ना, ये जो प्रोडक्ट ऑफ टर्म जो चलेगा ना, वो या तो 2 या तो 1 पे रुक जाएगा। कैसे, मान लो आप यहाँ पे इवन पुट करो, ऐसे 4 पुट करो, तो 4 - 1 3, फिर आपका 4 - 3 1, तो 1 पे स्टॉप हो जाएगा। अगर आप ऑड लेते हो, लेट्स से आप 5 पुट करो, तो 5 - 1 कितना आएगा 4, फिर 5 - 3 2, तो 2 पे स्टॉप हो जाएगा। तो अगर ऑड लोगे तो 2 पे स्टॉप होगा, इवन लोगे तो 1 पे स्टॉप होगा। वही ये मीन कर रहा है 2 और 1, या तो 2 पे स्टॉप हो गया तो 1 पे स्टॉप होगा, वहां पे आप रुक जाओ, ठीक है। फिर नीचे में सेम करना है, m + n - 2 डॉट 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 m + n - 4 m + n - 6 ऐसे करना है 2 और 1 तक, खत्म। इनटू यहाँ पे क्या है, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा k। इसका प्रूफ आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रूफ नहीं चाहिए आपको, इनटू k करना है। k का वैल्यू आप क्या पुट करोगे, पाई बाय 2। कब, जब m और n दोनों इवन इंटीजर्स हो जाए। अगर दोनों m और n इवन हो जाए तो k का वैल्यू क्या पुट करोगे, पाई बाय 2, एल्स आप हमेशा 1 पुट करोगे। मतलब m इवन n ऑड या फिर n इवन m ऑड, हर केस में भी दोनों ऑड, हर केस में आप 1 पुट करोगे, एक्सेप्ट फॉर जब दोनों इवन हो जाए। तो जब दोनों इवन तब k का वैल्यू पाई बाय 2, एल्स हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। मान लो n का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 भी हो जाता है तो m रहेगा यहाँ पे, राइट। तो आप इस फॉर्मूला को सेम लिख सकते हो, बस n वाला पार्ट को आप हटा दो। मैंने क्या बोला, अगर n यहाँ पे है ही नहीं, लेट्स से मान लो ये ऐसे ही है sin टू द पावर ms, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाला पार्ट रहेगा और ये इसको पूरा हटा दो और यहाँ पे n वाला पार्ट को 0 पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। समझ में? तो ऐसा मत करना कि यहाँ पे n का वैल्यू 0 पुट कर दो, आपको गलत आंसर आ जाएगा। आप इसको हटा दो, पूरा का पूरा इसको हटा दो, बस ये वाला को रहने दो और नीचे में m-2 m-4 डॉट। समझ में क्या होगा, अगर ये वाला पार्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा, m-1 m-3 m-5 डॉट डॉट 2 और 1, नीचे में कितना हो जाएगा m-2 m-4 डॉट डॉट 2 और 1, और k रहेगा। अगर ये इवन है, मान लो ये नहीं है और m का वैल्यू इवन है तो पाई बाय 2 पुट करना, अगर m का वैल्यू ऑड है तो आप वहां पे क्या पुट करो, 1 पुट करो, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग इस पे एग्जाम्पल। क्वेश्चन 0 से लेकर पाई बाय 2 sin टू द पावर 4x cos टू द पावर 6x dx, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 - 1 फिर 4 - 3, यहाँ पे 1 आ गया, स्टॉप। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 - 1 6 - 3 6 - 5, यहाँ पे 1 आ गया, स्टॉप। फिर नीचे में कितना आ जाएगा, देखो आपका 4 + 6 10 है ना, 10। फिर 10 से आप क्या करोगे, 2 को हटाओगे तो 8 आएगा। फिर आप 10 से कितना हटाओगे, 4 को हटाओगे तो 6 आएगा। फिर कितना आएगा, 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 आ गया ना, स्टॉप। फिर इनटू दोनों क्या है, इवन है। अगर दोनों के दोनों इवन है, 4 और 6 दोनों क्या होते हैं, इवन होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। सो आप इसको इवैल्यूएट करो, यू विल गेट योर आंसर। जो भी आएगा यहाँ पे कितना आएगा, देखो 4 - 1 3 और ये तो 1 आएगा, ये कितना आ जाएगा 5 इंटू आई थिंक 3 आएगा, राइट। सो इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना आएगा आपका 4 इंटू 6 24 और 240 इंटू 16 इंटू पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2। सो जो भी आएगा दैट विल बी आंसर। ऑप्शन आंसर कितना मैं आपको बता दे रहा हूँ, आंसर जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आप टैली कर लेना बाद में, है ना। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 3 पाई बाय 512, 3 पाई बाय 512 आपका आना चाहिए आंसर, ठीक है, डन।
तो वाली फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। अगर ये नहीं है तो ये फॉर्मूला सेम टू सेम अप्लाई करना, इसको हटा देना इस वाले पार्ट को। मान लो अगर ये नहीं है तो क्या करोगे आप, इस वाले पार्ट को हटा दो और नीचे सेम रहेगा बस, ठीक है। मतलब m प्लस एन की जगह पे आप बस m रखना, अगर m है तो सिर्फ m रखना, n है तो सिर्फ n रखना, और अगर दोनों है तो m प्लस n माइनस 2 इस तरीके से कर देना, ठीक है। तो फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, ठीक है, डन। तो ऐसे क्वेश्चन एक बार आया भी है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास दैट इज लेबनीज रूल फॉर differentiation under the integral sign। ये क्या कहता है देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसका जो मेन वर्जन है वो मैं आपको नहीं करा रहा हूं, इसका जो कोरोलरी है मैं आपको वही करा रहा हूं, क्योंकि जो मेन वर्जन है वो एग्जाम में नहीं आएगा, जो कोरोलरी है वो जरूर एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। मान लो हमारे पास में a of x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f of x d of x है। लेट्स से ये सम phi of x है और ये सम psi of x है, ठीक है। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक तरीका क्या है कि आप पहले इसको इंटीग्रेट करो, फिर लिमिट्स को पुट करो, फिर डिफरेंशिएट करो, लेकिन हर बार तो उसको इंटीग्रेट करना आसान नहीं हो सकता है। तो इन दैट केस हम लोग क्या यूज करते हैं, लेबनीज रूल को यूज करते हैं। वो क्या कहता है कि जो a डैश x है दैट विल बी इक्वल्स टू psi डैश x इनटू f ऑफ psi ऑफ x माइनस phi डैश x इनटू f ऑफ phi ऑफ x, ये कहता है, ठीक है। मतलब विदाउट इवन इवैल्यूएटिंग द इंटीग्रल आप सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हो विद दिस फार्मूला। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये मेन फार्मूला नहीं है, ये आपका नॉट द मेन फार्मूला, ये आपका जो फार्मूला है ना, कोरोलरी है बेसिकली। क्या है आपका, ये कोरोलरी है ना, एंड नॉट द मेन फार्मूला, एंड नॉट द मेन फार्मूला। इसको फेमिन इंटीग्रेशन टेक्निक भी बोला जाता है। डिफरेंट वेरिएंट्स, अगर ये कॉन्सेप्ट हो गया तो क्या होगा, अलग अलग केसेस बनते हैं उसमें। लेकिन जो मेन फॉर्मूला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल है। एटीसी के लिए नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं एटीसी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। कई बार होता है ना कि कम जानना अच्छा होता है, तो आप कम जानोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा, अदरवाइज आप ज्यादा पैनिक करोगे अभी, और है ना। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसका डेरिवेटिव फिर एक्स की जगह पे ए पुट कर दो, माइनस इसका डेरिवेटिव एक्स की जगह पे ए पुट कर दो, आपका काम खत्म हो गया। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ये, ठीक है। तो मैं एक दो एग्जांपल ले देता हूं आपको ताकि आपको बेटर कनेक्ट हो जाए, ठीक है। देखो आपको दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ, ये निकालने को रूट एक्स, ये आपका 1/x और ये आपका cos t स्क्वायर और ये आपका dt है। देखो बड़ा सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, देखो d बाई डी एक्स को दिस करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, बोलो कॉस ऑफ t के जगह पे रूट एक्स स्क्वायर बिठा दो तो x हो जाएगा, माइनस 1/x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपका, माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर कॉस ऑफ t की जगह पे 1/x बिठा दो तो 1/x स्क्वायर, ठीक है। सो कितना आ गया आपका cos x/2 रूट एक्स माइनस प्लस cos ऑफ 1/x स्क्वायर बाय x स्क्वायर, खत्म। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया, समझे। अदरवाइज अब क्या करोगे, पहले उसको इंटीग्रेट करो, फिर लिमिट बिठाओ, फिर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, लॉन्ग प्रोसेस। हर बार इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं होता है, बट दिस टेक्निक इज सो पावरफुल। इसका प्रूफ तो इतना प्यारा है, मतलब आप समझ रहे हो, सोचने वाले का नजरिया सोचो आप, मतलब गजब की बात है ना, मतलब किस तरीके से सोच लिया इंसान ने, बिना इंटीग्रल के डिफरेंशिएट कर दे रहा है, बताओ। तो ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आने वाले टाइम पे मैं अपने चैनल पे रखूंगा, इसका प्रूफ वगैरह हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है, कैसे सोचा था लेबनीज ने इसके ऊपर में। तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई विल टेल यू, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इफ डी बाई डी एक्स ऑफ 0 से लेकर y e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर dt प्लस 0 से लेकर x स्क्वायर साइन स्क्वायर t dt इज इक्वल टू 0, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। करो, वेरी सिंपल। कैसे करेंगे हम लोग इसको, देखो हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स को दिस करेंगे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, इंटू यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, y को पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर, हो गया खत्म। ये तो जीरो है, जीरो का डेरिवेटिव जीरो, तो सब जीरो हो जाएगा। फिर प्लस डी बाई डी एक्स को दिस करेंगे, मतलब ट्वाइस एक्स हो जाएगा, और साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, जीरो। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका माइनस ट्वाइस एक्स
साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं -2 ई टू द पावर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। खत्म आपका काम, समझ लो। तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली इवैल्यूएट इट। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन में जो भी है आपका मैच कर रहा है ऑप्शन, -2 ई टू द पावर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ परफेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे एक x छूट गया ना, तो इस x को लिख लो बस -2x, है ना। ऑप्शन में एक x था तो मैं छूट गया ना x, तो यहाँ पे x को लिख लेना। ठीक है, डन, हो गया, खत्म। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में दिस वन। अभी जो मैं आपको कराने वाला था ना क्वेश्चन, वो वाला है। क्या दिया गया है, x इज इक्वल्स टू 0 से लेकर y dt बाय रूट ओवर 1 प्लस 9t स्क्वायर, है ना। तो आपको पूछा गया है एंड d सेकेंड y बाय dx सेकेंड इज इक्वल्स टू a y, है ना। क्या है, a y। देन a इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, है ना। ये आपका क्या है, a है। दिस इज व्हाट, a। ठीक है, दिस इज a। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो बड़ा ही आसान है। क्यों? क्योंकि आपको एक इंटीग्रल दिया गया है और डिफरेंशिएशन दिया गया। तो आपको पता चल गया कि लेबनीज रूल पे क्वेश्चन है ये बेस्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, dx बाई dy निकालो, dx बाई dy। सो dx बाई dy कितना हो जाएगा बोलो, d बाई dy ऑफ y, d बाई dy ऑफ y हो जाएगा, इंटू 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस 9, t के जगह पे y बिठा दो तो y स्क्वायर, और 0 का तो 0 हो जाएगा, तो आगे लिखने का मतलब नहीं है। सो dx बाई dy कितना आ गया मेरा, dx बाई dy आ गया 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस 9y स्क्वायर। सो देयर फॉर dy बाई dx कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस 9y स्क्वायर। सो अगर मैं बोलूँ कि d सेकेंड y बाई dx सेकेंड कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 1 प्लस 9y स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 18y। ठीक है ना। सो ये कितना आ गया आपका, देखो 9y बाय 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस 9y स्क्वायर। हमको क्या दिया गया, d सेकेंड वाई बाई dx सेकेंड इक्वल्स टू a y, है ना। आपको क्या दिया गया, a y दिया गया। ओके, अगर आपको a y दिया गया है, कहाँ पे गया भैया, है ना, आपको दिया गया है a y अगर दिया गया है तो इन दैट केस आपका यहाँ पे तो ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो a y दिया गया, राइट। अगर a y दिया गया है तो एक बार चेक करो इसको। ओके, d सेकेंड वाई बाई dx सेकेंड इक्वल्स टू a y। तो dx बाई dy कितना है आपका, dy बाई dy इंटू 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस 9y स्क्वायर। ये तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो dx बाई dy 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस 9y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस 9y स्क्वायर, ये भी ठीक है। सो d सेकेंड y बाई dx सेकेंड मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1 बाई 2 रूट दिस इंटू 18y हो जाएगा, वो भी सही है। सो ये हो जाएगा आपका 9y इंटू 1 बाई रूट ओवर 9 प्लस y स्क्वायर। तो एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे क्या मिस्टेक है, एक सेकंड। क्वेश्चन में आपको दिया गया d सेकेंड y बाई dx सेकेंड इक्वल्स टू a y दिया गया। ठीक है, अगर a y दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या दिया गया, x इक्वल्स टू 0 से y dt बाई रूट ओवर 1 प्लस 9t स्क्वायर एंड d सेकेंड y बाई dx सेकेंड इक्वल्स टू a y दिया गया। ओके, सो अगर a y दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, चेक करो। मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। क्वेश्चन तो ठीक ही दिया गया भाई, बराबर दिया गया है ना। dx बाई dy हो गया, ओके 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 ओके, हाँ समझ गया। मिस्टेक कहाँ पे हुआ, देखो चेन रूल यार। अब सेकंड डेरिवेटिव लिए तो विद रिस्पेक्ट टू x लिए हो ना, तो ये d बाई डी एक्स मतलब d बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा ना यहाँ पे, dy बाई डी एक्स आएगा ना यहाँ पे, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा आपको बताओ। dy बाई डी एक्स अभी तो निकाले थे, dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस 9y स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9y, और सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू रूट ओवर 1 प्लस 9y स्क्वायर। तो ये कैंसिल, ये कितना हो गया 9y। हाँ, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया, परफेक्ट है, सही है। समझ में कहाँ गलती हुआ था।
जब सेकंड डेरिवेटिव लिए आप तो डी बाई डी एक्स किए ना, बट ये तो फंक्शन ऑफ वाई है, तो डी बाई डी वाई ऑफ दिस इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा ना, तो डी वाई बाई डी एक्स छूट गया था मेरे से, इसलिए आंसर नहीं मैच हो रहा था। तो आप ये कर दो, आंसर आपका 9 आ गया। डन, समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना है। तो मैंने इतने कम टाइम में आई बिलीव कि मैंने बहुत वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करा दिया जो इंपॉर्टेंट थे एटीसी के लिए। किंग्स प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इवन फंक्शन इंपॉर्टेंट, और मॉडुलस वाला प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होता है। इतना आपको आ गया तो मोर देन सफिशिएंट एटीसी के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं मॉड के ऊपर में, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्स में आते हैं। वो क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन है ना, 0 से पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया गया आपको 0, 1, 1/2 और 2, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ध्यान से देखो। अगर मैं मॉड ऑफ कॉस एक्स की बात करूं, है ना, तो ये किसका ग्राफ होता है आपको पता है? ये जो होता है, ये ग्राफ होता है आपका कॉस एक्स का, है ना। ये आपका कॉस एक्स का ग्राफ होता है। ये 0 होता है, ये पाई होता है। ये आपको कहाँ से दिया है? 0 से पाई तक दिया गया, ठीक है। तो 0 से कहाँ तक दिया गया आपको? पाई, सॉरी, ये आपका π/2 होता है। दिस इज योर π/2 एंड दिस इज योर पाई, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का। तो मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा? मॉड में आपका नेगेटिव वाला पार्ट भी क्या बन जाता है? आपका पॉजिटिव बन जाता है। तो इट विल बी लाइक दिस, है कि नहीं? किसका ग्राफ है? y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ कॉस एक्स का। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो i इज इक्वल्स टू 0 से पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, है ना। तो ये जो होगा आपका, ध्यान से यहाँ पे, 0 से π/2 तक तो क्या होगा? ये पॉजिटिव ही होगा, है ना। 0 से π/2 जो होगा ये पॉजिटिव होगा, 0 से π/2। सो 0 से π/2, देखो ना, 0 से लेकर π/2 तो पॉजिटिव ही है, तो ये cos x ही हो जाएगा dx, है ना। प्लस π/2 से अगर आप पाई पे देखोगे ना, तो ये नेगेटिव था। देखो cos x जो था वो क्या था? नेगेटिव था। देख लो cos x जो है यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है ना, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे π/2 से पाई तक कितना हो जाएगा? माइनस cos x dx, समझ में आया? सो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 0 से π/2 cos x dx माइनस cos x dx कहाँ से कहाँ तक? π/2 से पाई तक, ठीक है। हमको पता साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर π/2 तक, माइनस ये कितना हो जाएगा? साइन एक्स π/2 से लेकर पाई तक, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा आपका? π/2 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका? देखो, और ये 1 हो जाएगा ना, सॉरी, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1। सो 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। क्लियर हो गया? डन। सो जब मॉड आए तो मेक श्योर कहाँ पे पॉजिटिव होता है। जहाँ पे पॉजिटिव होता है वहाँ पे पॉजिटिव लिखो इंटरवल पे, और जहाँ पे नेगेटिव होता है वहाँ पे माइनस करके आप लिख दो, वहाँ से यहाँ तक। समझ में आ गया? डन। तो दिस इज हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व ऑन डेफिनेट इंटीग्रल। तो आई होप सो आपका कंसेप्ट मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा एरिया अंडर द कर्व के बारे में बात कर लूंगा। ज़्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन ही कराऊंगा। क्यों? क्योंकि एरिया अंडर द कर्व में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा, एंड दैट इज नथिंग बट जस्ट योर एप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। समझ में आ रहा है? जो आप डेफिनेट इंटीग्रल करते हो बस वही होता है, बस इसमें क्या लगाना पड़ता है आपको? मॉड लगाना पड़ता है फंक्शन में, जो मैं स्टार्टिंग में बताया था। क्यों? क्योंकि जब आप एरिया बाउंडेड बाय कर्व निकालते हो तो आप एरिया को निकालते हो, नेगेटिव पॉजिटिव सबको ऐड करते हो आप। लेकिन जब आप डेफिनेट इंटीग्रल करते हो तो वो साइंड एरिया होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव का जो कंट्रीब्यूशन होगा, नेगेटिव का जो कंट्रीब्यूशन होगा, टोटल कितना हो जाएगा? वो पॉजिटिव का कंट्रीब्यूशन से नेगेटिव का कंट्रीब्यूशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन जब एरिया बाउंडेड बाय कर्व निकालते हो तो आप सब एरिया को प्लस करते हो, ठीक है। डन। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। होप सो आपको समझ में आया होगा, आप लोग इसको कॉपी कर लेना। तो होप सो बहुत ही कम टाइम में हमने अच्छे तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल को कवर कर लिया, ठीक है। मतलब मजाक नहीं होता इतने कम टाइम में इतना चीज़ कवर करना, बट हमने किया अच्छे तरीके से। तो मैं जानता हूँ अभी टाइम बहुत कम है तो ज़्यादा पढ़ा नहीं सकता, कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बतानी है। तो मैं बस इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही हाईलाइट करो जिसका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, और अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ गया तो थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, गुड बाय। और लेक्चर मिस नहीं करना, आपको हर लेक्चर को अटेंड करना है, ठीक है। चलो, गुड बाय।